जय हिंद दोस्तों। मैं डीएस भदौरिया आपका स्वागत करता हूं एसएससी गुरुकुल परिवार में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम जो है प्रैक्टिस कर रहे थे रेलवे पीवाईक्यूज की, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज हमारी जो है तीसरी क्लास है। इससे पहले के हम दो सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आपको जो है चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप जो है इनकी पीपीटी और पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है। उससे जाके आप जो है पीडीएफ और पीपीटी नोट जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि दी गई जानकारी के परे, ठीक है, क्या प्रश्न में हमसे पूछा है? प्रश्न में कह रहा है कि दी गई जानकारी के परे किसी भी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए दो कथनों ए और बी के बीच के संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। या फिर हमारी प्रैक्टिस ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि निर्देशों को हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन से टॉपिक से प्रश्न है, ठीक है ना, जिससे हमारा समय बचे। तो देखो दिया है प्रश्न में कथन, और कथन के साथ साथ हमें दिया है, ठीक है ना, दो कथन दिए हैं ए और बी। ए कथन में दे रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है, और दूसरे में दिया है कि बाजार में आम की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है, टॉपिक आपने सुना होगा कॉज एंड इफेक्ट। कौन सा टॉपिक? कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव। कौन से टॉपिक से प्रश्न है? कारण और प्रभाव। इस टॉपिक में होता क्या है कि कारण और प्रभाव में सिंपल सा टॉपिक है, केवल हमें समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? कारण क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि कथन ए और बी दोनों ही स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। बी ऑप्शन दिया है कथन बी कारण है और कथन ए इसका प्रभाव है। इस तरीके के आपको ऑप्शन मिले तो आपको देखते ही पहचान लेना है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। कॉज एंड इफेक्ट से, कारण और प्रभाव से। अब होता क्या है, ध्यान रखना, जो भी घटना पहले घटी होगी वो क्या होती है? कारण। और जो घटना बाद में होगी वो क्या होती है? वो होती है प्रभाव। केवल इतना समझना, बाकी सारा का सारा टॉपिक सॉल्व, ठीक है। अब प्रश्न को पढ़ना है। ए स्टेटमेंट में दिया है कि पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है। जो आम का प्रोडक्शन हो रहा था उसमें क्या है? आधे की कमी हो गई है। पहले 100 रुपए का होता था या 100 किलो आम निकलते थे, अब कितना निकल रहे हैं? 50 किलो निकल रहे हैं। और दूसरे में दिया है कि बाजार में आम की कीमतों में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब इसमें हमें यह पहचानना है कि कौन सी घटना पहले घटी है। तो भाई पहले प्रोडक्शन कम हुआ होगा और उसके बाद क्या है? तभी तो वृद्धि होगी। भाई उपज कम होगी तो उससे क्या होगी? वृद्धि ज्यादा होगी। तो यानी पहली घटना, यानी कि जो ए स्टेटमेंट है वो पहले घटा हुआ है, ठीक है ना, पहले घटित हो गया है। तो यानी कि ए कारण है और बी इसका प्रभाव है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है? कथन ए कारण है और कथन बी इसका प्रभाव है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या कह, इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन के जो भी सारे के सारे, ठीक है ना, जो टॉपिक के सारे क्वेश्चन है उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप लोग। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से प्रश्न है, और वेन डायग्राम के क्वेश्चनों को आप तभी कर सकते हो जब तक जो आपको डायग्राम पूछा है उन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर जानकारी होगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं माता पिता अध्यापक और महिला, पेरेंट्स टीचर और फीमेल, इनके बीच हमें डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे देखो, मैं कहूं माता पिता और अध्यापक, मैं सभी के सभी माता पिता अध्यापक होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूं सभी के सभी अध्यापक माता पिता होते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। तो भाई तीन तरह के रिलेशन होते हैं, एक तो ऑल, सम और नो। वेन डायग्राम में तीन तरह के रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं, ऑल, सम और नो। तो भाई ऑल का रिलेशन नहीं बना। अब मैं बनाऊंगा सम का। मेरे को कुछ माता पिता अध्यापक होते हैं, बात कहना सही है। और मैं इधर से बनाऊं कि कुछ अध्यापक माता पिता होते हैं, तो ये भी बात सही है। तो यहां पे किसका रिलेशन बनेगा? सम का रिलेशन बनेगा। दूसरे की बात करूं, दूसरे और तीसरे की, अध्यापक और महिला। अब ध्यान देना, हम हिंदी में तो प्रश्नों को पहचान सकते हैं कि अध्यापक एक क्या है? पुल्लिंग है, फीमेल है। लेकिन मैं बात करूं यहां पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है, ठीक है ना। इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। कैसे वर्क करना होता है? जैसे मैं कोई यहाँ पे टीचर है
तो टीचर एक कॉमन जेंडर है और यहीं पे हमारा जो इंग्लिश फॉर्मेट है वही एग्जाम में उत्तर माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टीचर को हम लेके चलेंगे और हिंदी में तो अध्यापक हो जाता है, ठीक है, और मैं को फीमेल की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, टीचर के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो क्या है कॉमन जेंडर है, ठीक है। अब मैं को अध्यापक और महिला, मैं को सभी के सभी टीचर फीमेल होती हैं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भाई मेल भी होते हैं। मैं को सभी की सभी फीमेल जो टीचर होती हैं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ हाउसवाइफ भी होती है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। तो यहां पे किसका रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा, ऑल का नहीं बना। तो अब मैं बात करूं पेरेंट्स और फीमेल के बीच, माता पिता और महिलाओं के बीच, मैं कहूं सभी के सभी माता पिता महिला होते हैं, भाई नहीं, पिता महिला कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं कहूं सभी की सभी महिला माता पिता होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहूं कुछ माता पिता महिला होते हैं, तो मैं कहूं इसमें से माता कुछ आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी किसका रिलेशन बनेगा, सम का रिलेशन, यानी कितने सम बन गए, 3 सम बन गए, 3 बन गए, ठीक है ना। और 3 सम के लिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है तीसरा ऑप्शन, यानी कि तीनों गोले आपस में एक दूसरे को काटे, वही क्या होता है 3 सम का ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इजीली उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए होंगे। ये प्रॉपर आपका सेट है, वो पूछा गया है एनटीपीसी, ठीक है ना। शायद 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल दूसरी या तीसरी शिफ्ट का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत शब्द का हमें चयन करना है, ठीक है ना, यानी कि क्लासिफिकेशन से हमारा क्वेश्चन है। अब क्या क्या दिया हमें, ए में दिया गया फिल्म मूवी, बी में दिया गया रोमांस, तीसरे में दिया गया एक्शन और चौथे में दिया गया है कॉमेडी। तो इसमें हमें ऑड चुनना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिल्म, रोमांस, एक्शन और कॉमेडी। तो इसमें से हमें एक अलग शब्द चुनना है जो सबसे क्या है एकदम भिन्न होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं रोमांस, एक्शन और कॉमेडी, ठीक है ना, ये किसके पार्ट है, एक फिल्म के पार्ट है। एक फिल्म में ही हमें क्या क्या, एक मूवी में ही हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, रोमांस भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, एक्शन भी देखने के लिए मिलता है और कॉमेडी भी देखने के लिए मिलती है। तो ये किसके पार्ट है, एक फिल्म के ही पार्ट है। तो यहाँ पे ऑड क्या हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा फिल्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है वेन डायग्राम से आपका काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना जो भी आपके रेलवे एग्जाम से, एक तो मैं आपकी बात करूं वेन डायग्राम, काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज से काफी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और मैं बात करूं सिलोगिज्म से आपका क्वेश्चन होगा ही होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक निर्धारित है जहां से आपको क्वेश्चन पूछना ही है, तो उन प्रश्नों का जरूर ध्यान रखेंगे। बात करूं मैं इससे आगे, तो दिया है आपको मेज, कुर्सी और कपबोर्ड। क्या दिया है, मेज, कुर्सी, कपबोर्ड, टेबल, चेयर और कपबोर्ड। मेरे को मेज और कुर्सी, टेबल और चेयर में कोई संबंध होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग अलग वस्तुएं, तो यहाँ पे नो का रिलेशन। बात करूं मैं कुर्सी और कपबोर्ड, तो दोनों अलग अलग वस्तुएं, तो यहाँ पे भी किसका रिलेशन, नो का रिलेशन। अब मैं बात करूं पहले और तीसरे की, मेज और कपबोर्ड दोनों क्या है, दोनों अलग अलग वस्तुएं, तो यहाँ पे भी किसका रिलेशन होगा, नो का रिलेशन। और आपको पता है कि 3 नो के लिए जो है किस तरीके से आप डायग्राम बनाते हो कि तीनों सर्कल कैसे होंगे, तीनों सर्कल होंगे अलग अलग। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऐसा ऑप्शन दिया गया है हमें फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि निम्नांकित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। या फिर मैं कहूं आपका ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। तो आपको दिया गया है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे दोबारा से डिनोट कर देता हूं इसको। दिया गया है आपको यहाँ पे 5, अंदर भी 5 है, 2, 6 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3, 7, 9, 4, 6, 4, 1, 4, 2 और 8, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें देखना है कि जो अंदर वाला जो डिजिट है वो कैसे बना होगा, बाहर वाले गुणा करके, भाग करके, घटा के, जोड़ के, कैसे भी। तो मेरे को 8 और 5 कितना हुआ, 13, 13 और 2 15, यानी कि जो ऊपर के 3 लेयर है इनको हम जोड़ रहे हैं। तो सम कितना मिला हमें, जो एडिशन है वो कितना मिलता है, वो मिल जाता है 15। और नीचे वाले को जोड़ दूं तो 6 और 4 कितने हुए 10, और 15 में से 10 को माइनस कर दूं तो हमें कितना मिल जाएगा 5। तो लॉजिक मिल चुका है हमें कि ऊपर वाले जो 3 डिजिट है उनको जोड़ दिया गया है और नीचे वाले 2 डिजिट को जोड़ के उनमें से क्या कर दिया है, घटा दिया है।
तो इस तरीके से हम इसमें भी लॉजिक को अप्लाई करके देखेंगे। तो भाई 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 में से 6 और 4 10 को घटा दो तो कितना बचा 9। एकदम से ये लॉजिक मिल गया हमें। ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पे तो 8 और 4 12, 12 और 1 13। अब 13 में से हम घटा देंगे कितने को, 2 और 4 6 को। 13 में से 6 को घटाऊंगा माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 7, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा सिलोगिज्म से, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। और यहां से आपका क्वेश्चन पूछना ही है आपके रेलवे एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ कुर्सियां मेजें हैं, सभी पुस्तकें मेजें हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो डायग्राम से और एक विदाउट डायग्राम 150 वाले मेथड से। ठीक है ना। तो चलिए इसको डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कुछ कुर्सियां मेजें, क्या दिया है, कुछ कुर्सियां मेजें। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं कहूँ कुछ कुर्सियां क्या हो जाएंगी, मेजें। तो इसी तरीके से आप लोग डायग्राम बनाओगे। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी पुस्तकें मेजें, जो सभी की सभी पुस्तकें हैं वो क्या है, तो पुस्तकें कहाँ आ जाएंगी, तो पुस्तकें आ जाएंगी इसके अंदर। जो सभी की सभी पुस्तकें वो क्या हो जाएंगी, मेजें हो जाएंगी। अब निष्कर्ष में हमें दिया गया है कि कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। तो चलिए प्रश्न को ढूंढते हैं। कह रहा है कि कुछ पुस्तकें मेजें हैं, तो क्या कहना सही है, कुछ पुस्तकें मेजें हैं, तो भाई सही है, कहना सही है। दिखाई भी दे रहा है कि कुछ पुस्तकें मेजें हो सकती हैं, बात एकदम सही है। और दूसरे में दे रहा है कुछ मेजें कुर्सियां हैं, क्या ऐसा कहना सही है, कुछ मेजें कुर्सियां हैं, तो ये भी कहना सही है। ठीक है ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायग्राम जब आपने बनाया तो कैसे बनाया कि कुछ कुर्सियां मेजें हैं, तो डायग्राम ठीक इसी तरीके से बनेगा। और दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया है कि सभी की सभी जो पुस्तकें हैं, जितनी भी सारी की सारी पुस्तकें वो क्या है, मेजें हैं, तो डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। अब निष्कर्ष को हमें चेक करना है क्या सही है या फिर गलत है। तभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। ठीक है ना। क्या दिया है, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो क्या ऐसा कहना सही है, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो एकदम सही है जैसा डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरे में दे रहा है कि कुछ मेजें कुर्सियां हैं, तो ये तो हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो दोनों की दोनों निष्कर्ष है वो कैसे हैं, दोनों की दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, सही है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया केवल सेकंड निष्कर्ष पालन करता है, तो बिल्कुल गलत। दूसरा दिया है केवल फर्स्ट निष्कर्ष पालन करता है, ये भी गलत। तीसरा दिया गया है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है, वही हमारा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन तो एक तरीके के दिखेंगे, एक ऑप्शन अलग होगा, वही हमें क्वेश्चन ऑप्शन छाड़ना है। दिया है तार, स्ट्रिंग, ड्रम, गिटार और तुरही, ड्रम। ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 ऑप्शन तो आपको एक तरीके के और एक अलग होगा, वो हमें छांटना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ड्रम, गिटार और तुरही और तार। तो यहाँ पे आपने देखा कि ड्रम, गिटार और तुरही ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है एक वाद्य यंत्र। ठीक है ना। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले यंत्र। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे तार, तार इनमें से अलग क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि तार आपने किस में देखा, गिटार में देखा होगा। ठीक है ना। तार किस में यूज किया जाता है, तार एक वाद्य यंत्र में यूज किया जाता है, ना कि खुद एक वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सीरीज से क्वेश्चन है, दिया गया है 4, 7, 13, 22, 34, 49, 49, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना इस बात का, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जो भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है सीरीज के 70 to 80% जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनमें मैं क्या कह रहा हूं, आप गैप देखिए। क्या देखिए, गैप देखिए। जब क्वेश्चन आपको कहीं भी ऐसा लगे कि ना बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कोई भी लॉजिक ना लगे, तब मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम में जाके एक बार उनका अंतर लेके जरूर देखना। क्योंकि एग्जाम के 70 to 80% क्वेश्चन गैप से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है ना। चाहो तो आप जो है खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। मेरे को 4 और 7 इसका अंतर कितना हो जाएगा, 3। 7 और 13 का तो 7 और 6 13, 13 और 22 का तो 13 से 20 जाओगे तो 7 ये मिल जाएगा, 7 और 2 9, 22 और 34 का अंतर तो कितना हो जाएगा, 4 2 12। ठीक है। और यहाँ पे अंतर लोगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 15। तो जैसा आपको लॉजिक मिला, पहले कितना जोड़ा है, 3,
6, 9, 12, 15। अब कितने की बारी आएगी? 18 जोड़ने की। कितने जोड़ने की बारी आएगी? 18 जोड़ने की। तो सिंपल सा है भाई, 49 में 18 ऐड कर दो, या 18 ना ऐड करना है तो भाई 20 ऐड कर दो। 49 में 20 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 69। 69 में से 2 एक्स्ट्रा कर लिया था, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 67। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67, या फिर मैं कहूं 67। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि स्नातकोत्तर अध्यापकों, जो पीजीटी टीचर है, ठीक है ना, PQRS और T, तथा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों जिनको कहा जाता है टीजीटी टीचर, ठीक है ना, ABCD और E में से 6 सदस्य के सह समूह का गठन किया जाना है। भाई 5-5 लोग हैं, 10 हैं टोटल। टोटल में से हमें 6 का ग्रुप बनाना है, और 6 का ग्रुप कैसे बनाना है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। कि समूह के गठन हेतु सदस्यों के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें दी गई, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बी केवल सी के साथ ही समूह में शामिल होगा। पहली शर्त है कि जो बी है वो बी सी के साथ ही समूह में शामिल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बी के साथ सी आना कंपलसरी है। क्या पहले में आ रहा है बी के साथ सी? तो भाई आ रहा है, यानी कि ए सही हो सकता है। बी के साथ सी आ रहा है, देखो बी अकेला आया है, बी के साथ सी आया है, बिल्कुल भी नहीं आया, तो दूसरा ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। देखो ध्यान रखना, आप एग्जाम में जाओगे तो मैं क्या करूँ, जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, ऑप्शन को हटा सकते हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। देखो बी के साथ सी है, सही है, यहाँ पे भी बी के साथ सी है, तो अभी केवल एक ऑप्शन हटा सके हम, बी वाला। बच्चे हमारे पास 3 ऑप्शन। अब देखो आगे क्या जानकारी दी हुई है कि ए, ई या क्यू के साथ शामिल नहीं होगा। कौन? ए, ई या क्यू के साथ शामिल नहीं होगा। जो ए है, ए किसके साथ शामिल नहीं होगा? ई या फिर क्यू के साथ शामिल नहीं होगा। कौन? ए। और आगे क्या कह रहा है? डी आर के साथ शामिल नहीं होगा। जो डी है वो किसके साथ शामिल नहीं होगा? आर के साथ शामिल नहीं होगा। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको नजर आ रहा है डी और आर, और यहां पे ये मना कर रहा है। तो डी आर के साथ शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये शामिल कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे डी और आर एक साथ दिए, क्या एक साथ आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो बचा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? बच गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहीं पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ध्यान देना, तो देखो जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम में कि हम पूरे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ऑप्शन हम एलिमिनेट भी करेंगे, जिससे क्या है हमारा एग्जाम में समय बच जाएगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन कर पाए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे भी आपका सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पहले डिजिट नजर आ रहे हैं, बीच में क्या है? लेटर नजर आ रहे हैं। तो पहले डिजिट को सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 7 कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। 7 से 12 कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। 12 से पता नहीं कितना जोड़ा है, फिर पता नहीं कितना जोड़ा है, और फिर ये 22 से हो गया 27, तो कितना जोड़ रहा है? 5। देखो 5 ही यहाँ पे जोड़ा, 5 ही यहाँ पे जोड़ा, 5 ही यहाँ पे जोड़ रहा है। तो ओबीएस सी बात है, यहाँ पे भी कितना जोड़ रहा होगा? 5 जोड़ रहा होगा। तो 12 और 5 कितना हुआ? 17। कितना हो गया? 17। 17 कौन से ऑप्शन में? देखो 3 ऑप्शन में दिया गया है, केवल इसको छोड़ के। तो यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो बाद में क्या, बीच में क्या दिया? 22, और 22 के बाद टी, तो 22 का प्लेस 25, टी का 20, तो कितना किया है? -5। और टी से बना ओ, तो क्या किया है? -5। यानी यहाँ पे भी हमें कितना घटा रहा है? 5 घटा रहा है। तो भाई ओ में से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? जे बच जाएगा। यानी कि बीच में आना चाहिए जे, यानी कि डी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब लास्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे दिया है 28। 28 से बना 23, तो कितना घटाया? 5। 23 से बना 18, कितना घटाया? 5। तो यहाँ पे भी मैं कितना घटा दूंगा? 5। और 18 में से 5 घटाऊंगा तो क्या बनेगा? 13, यानी कि 17 J13। 17 J13 जो कौन से ऑप्शन में? जो ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि ए ऑप्शन में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। बढ़ते हैं फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब क्वेश्चन 11 में आपका दिया गया है, ठीक है ना, आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है, सादृश्यता से। प्रश्न में दिया गया है कि घोड़ा अनुपात अस्तबल, हॉर्स रेशियो
अस्तबल, ठीक है ना, और खरगोश अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कि घोड़े का जो संबंध अस्तबल से है वही खरगोश का किससे होगा, हमें ये बताना है। तो भाई घोड़े का अस्तबल से क्या संबंध है कि घोड़ा कहाँ रहता है, घोड़े की रहने की जगह को हम क्या कहते हैं, अस्तबल कहते हैं। तो वैसे ही खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश रहता है माद में। कहाँ रहता है, माद में, ठीक है ना। और देखो यही आपका एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, और यही प्रश्न आपका रिपीट हुआ था यूपी पुलिस में। जो यूपी पुलिस री एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और इसके बावजूद भी पता है ये क्वेश्चन कहाँ का पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था हरियाणा कांस्टेबल में। तो देखो एक एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको हर बार नया मिले, भाई एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन कहाँ से लेके आएगा। तो ध्यान रखना जो आपके एग्जाम में 70 to 80% क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस ईयर ही मिल जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन ही जो 10 से 15% ही क्वेश्चन आपको केवल नए देखने के लिए मिलते हैं, बाकी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 फिर आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, दिया है स्तनधारी मैमल्स, उभयचर और नीली व्हेल। तो इसके बीच हमें संबंध बताना है। वेन डायग्राम का मतलब ही क्या है, सांकेतिक संबंध। अब मेरे को स्तनधारी और उभयचर दोनों में क्या संबंध है, मेरे को कोई ऐसा स्तनधारी होता है जो उभयचर होता है। स्तनधारी तो जानते ही जिनके स्तन हो, ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और मैं बात करूं उभयचर, उभयचर तो जानते ही होंगे कि जो जल में भी रहता हो थल में भी रहता हो। और नीली व्हेल को तो जानते ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो स्तनधारी उभयचर में किसका रिलेशन होगा, तो यहाँ पे होगा नो का, क्योंकि ऐसा कोई स्तनधारी नहीं है जो उभयचर हो। और उभयचर और नीली व्हेल, क्या नीली व्हेल उभयचर है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे भी किसका रिलेशन होगा, नो का रिलेशन होगा। अब मेरे को स्तनधारी और नीली व्हेल, तो यहाँ पे किसका रिलेशन होगा, यहाँ पे होगा ऑल का रिलेशन। कहोगे कि कैसे होगा ऑल का रिलेशन, ध्यान देना। नीली व्हेल ही एक ऐसा जीव है जो क्या है, सीधे बच्चे देता है, ठीक है ना, सीधे क्या देता है, बच्चे देता है, या जिसके स्तन होते हैं। क्लियर। तो यहां पे देखो कितने ऑल है, एक ऑल है और दो नो है। तो भाई ऑल के लिए या फिर मैं को नो के लिए कैसे डिनोट करते हो, यानी दो सर्कल अलग अलग होंगे, दोनों एक नो के लिए हो गया, ठीक है ना, एक नो के लिए हो गया। हमें चाहिए कितने नो, दोनों चाहिए, और एक ऑल चाहिए, तो एक ऑल के लिए ये सिंबल बन गया, एक ऑल के लिए सिंबल बन गया। और नो कितने हो गए, दो हो गए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया गया, ऐसा ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है वही आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है कि बाई और सी में क्या रिलेशन है। तो भाई बाई से सी कैसे बना होगा, देखो बाई का प्लेस मैं कहूं कितना होता है, बाई का प्लेस होता है 25, और सी की बात करूं वैसे होता है 3। लेकिन सी का दूसरे प्लेस की बात करूं तो भाई जैसे मैं कहूं जेड, बाई जेड खत्म होता है, बाई जेड, फिर से अल्फाबेट कहां से स्टार्ट हो जाएगी, एबीसी से। तो भाई जेड पे 26, फिर कितना 27, 28 और 29। तो सी का दूसरा मतलब भी क्या है कि इसका हम प्लेस ले सकते हैं 29। तो 25 और 29 के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का। बात करूं मैं एम और क्यू के बीच डिफरेंस कितने का है, 13, और क्यू का प्लेस 17, तो यहाँ पे भी 4 का अंतर है। मैं बात करूं बी और एफ के बीच डिफरेंस का, बी का प्लेस 2 और एफ का होता है 6, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे भी 4 का है। जेड का प्लेस 26 या फिर मैं कहूँ 0, तो 26, और एफ का प्लेस कितना होता है 6, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है का है, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का। तो देख रहा हूँ यहाँ पे आपको 3 ऑप्शनों में नजर आ रहा होगा 4 का डिफरेंस, और एक में नजर आ रहा है 6 का डिफरेंस। तो दोनों सब में से अलग कौन सा है, अलग है डी ऑप्शन, यानी कि जेड और एफ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 14 की और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना, हमारा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, शायद आप पहली बार देख रहे हो। यहां पे हमें दिया गया है कि द वर्ड, शब्द जंक्शन, जंक्शन को भिन्न कूट भाषाओं में निम्नानुसार अनुसार लिखा गया है। कई सारे तरीके से कूट कर दिया गया है, कई सारे तरीके से जो है कोड कर दिया गया है, 4 तरीके से अलग अलग। हमें बताना है कि इनमें से किस कूट भाषा में शब्द कस्टमर को ये लिखा जाता है। हमें छांट के बताना है कौन से कोड से किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जंक्शन,
जंक्शन से QFMXGRLM कैसे बना? तो सबसे पहले तो हमें यही पहचानना है। तो देखो J से Q कैसे बन सकता है? +7 करके। U से F कैसे बन सकता है? U का प्लेस 21, अभी मैंने बताया था आप, ठीक है ना, U का प्लेस 21। तो चलिए इसको बना ही लेते हैं प्रॉपर। ये क्या दिया गया है? जंक्शन, JUNCTIO। जंक्शन से क्या बनाया गया है? जंक्शन से बना गया है QFMXGRL और M, ठीक है ना। अब देखो J से +7, U से F, भाई तो 6 यहां से मिल गया, 5 यहां से, 11 लॉजिक है। तब और क्या किया गया होगा भाई? रिवर्स ऑर्डर में देखो, फॉरवर्ड पैटर्न देख लिया, रिवर्स में देखो N से Q +3, O से F, भाई लॉजिक फेल यहां से। फॉरवर्ड पैटर्न देखा, रिवर्स पैटर्न देखा, अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम जो है क्रॉस पैटर्न, ठीक है ना। तो क्रॉस पैटर्न आप चेक करोगे तब आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। मैं बात करूं C से Q, तब भी नहीं बना सकते आप यहां पे, ठीक है ना भाई। जैसे M कितना प्लस किया? +3 कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से क्या कर सकते हो? J से M बनाने के लिए +3, और N से Q बनाओगे, N का प्लेस 14 है और Q का कितना हो जाएगा? 17, तो यहां पे भी क्या कर दोगे? +3 कर दोगे, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे बात करूं तो अगर आप आगे करोगे, N से क्या बनाओगे? R, तो यहां पे कितना करना पड़ेगा? +4। I से M क्या करोगे? यहां पे भी +4 कर दोगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक लॉजिक आपको लगा होगा। अब देखो कस्टमर को इसने क्या बनाया है? कस्टमर को बना दिया है CUSTOMER। कस्टमर को क्या लिख दिया है? XFHGLNVI। अब यहां पे लॉजिक देखो, यानी तीसरे का पहले से बना है, ठीक है। तो S का प्लेस कितना होता है? 19। 19 से ये 24 बना होगा तो कितना ऐड किया होगा? +5। और C से H तो क्या किया है? +5, यानी कि समान लॉजिक लग रहा है। तो ऐसा कौन से में किया गया है? ऐसा किया गया है कूट नंबर फर्स्ट में। कौन से में किया गया है? कूट नंबर फर्स्ट में, ठीक है। या फिर सेकंड को भी हम चेक कर लेते हैं, क्या लिखा है इसने? जंक्शन। जंक्शन को भी चेक कर लेते हैं। जंक्शन को क्या लिखा है इसने? जंक्शन को लिखा है L/, क्या लिखा है? L/T, L/T KDUCD। तो यहां पे भी हम चेक करते हैं। देखो N से L कैसे बना होगा? ठीक है, N से L बना -2 करके, ठीक है ना। और J से T कैसे बना? भाई +10 करके। यहाँ पे भी लॉजिक नहीं लगा, तो ठीक है। यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो कौन सा कोड यूज किया गया है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। बाकी कोड आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे हमारे परिवार के एक फोटो एल्बम में एक व्यक्ति की फोटो दिखाई। क्वेश्चन हमारा किससे? ब्लड रिलेशन से। किससे क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न में दे रहा है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे हमारे परिवार के फोटो एल्बम में एक व्यक्ति की फोटो दिखाई और कहा वह हमारी दादी के इकलौते पुत्र की है, लेकिन वह हमारे माँ के भाई की नहीं है। यदि हमारी माँ के केवल 2 संतान हैं, एक पुत्री और एक पुत्र, तो मेरा तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ क्या संबंध? ध्यान रखें, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ने या फिर एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ध्यान देना। और मैं क्या कह रहा हूं, आपके एग्जाम में जो बनने वाले ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, मैं बात करूं पॉइंटिंग फॉर्म की, तो लगभग 60%, यानी कि 100 में से आपको 60% आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो केवल किससे होंगे? पॉइंटिंग फॉर्म से। सबसे पूछा जाने वाला तरीका क्या है? वो है पॉइंटिंग। इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा, चलिए कैसे सॉल्व करता है। देखो पहले तो क्या कह रहा है, मेरी बड़ी बहन ने मुझे हमारे परिवार के एक एल्बम में, ठीक है, फोटो एल्बम में एक व्यक्ति की फोटो दिखाई और कहा, ठीक है ना, कि वह हमारी दादी के इकलौते पुत्र की है। तो ये मेरे को, ये रहा मेरा, मेरी, अब मेरी बड़ी बहन मेरी समान पीढ़ी की ही आएगी, ठीक है ना। मैं तो ये खुद की बात कर रहा हूं, मेरी बड़ी बहन की बात कर रहा है तो समान पीढ़ी में ही आएगी। अब आगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की फोटो दिखाई। अब क्या कह रहा है, वह हमारी दादी के इकलौते पुत्र। अब हमारी दादी कहां जाएगी? तो हमारे पिता होंगे, पिता के पिता होंगे,
और पिता के पिता की पत्नी यानी दादाजी की पत्नी ही दादी होगी। अब क्या कह रहा है, दादी के इकलौते पुत्र की है। दादी का इकलौता पुत्र कौन है, यही पर्सन है। और ये पर्सन कौन है, जो फोटो वाला व्यक्ति है। ये कौन है, फोटो वाला व्यक्ति। अब प्रश्न में पूछा क्या है, लेकिन शर्त क्या दी है, लेकिन वह हमारे मां के भाई की नहीं है। एक शर्त दे दी है कि वह हमारे मां के भाई की नहीं है। तो भाई सीधी सी बात, हमारे मां के भाई की है ही नहीं, हमारे पिताजी की है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, यदि हमारी मां की केवल 2 संतान है, एक पुत्री और एक पुत्र है। हमारी मां की केवल 2 संतान है, सीधी सी बात है, एक पुत्री है, तो भाई इसका भी जेंडर डिफाइन हो गया, यह कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो मेरा तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। फोटो वाला व्यक्ति यही है, फोटो वाला, तो फोटो वाला व्यक्ति मेरा संबंध पूछ रहा है। तो ये जो मेरा है वो कौन लगेगा, वो ये कौन है, पिता। तो ये कौन लगेगा, ये नीचे वाली पीढ़ी में, तो ये कौन लगेगा, ये लगेगा इसका पुत्र, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, पुत्र, या फिर मैं कहूं बेटा, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में। तो इसीलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ध्यान देना, पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते, इस बात का जरूर ध्यान देना। ठीक है ना, एक साथ इनको करने का प्रयास करोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ऐसे ही मैं बात करूं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 16 में हमसे पूछा है। ठीक है ना, हमें क्या दी गई है, घटनाएं दी गई है, वही हमारा कॉज एंड इफेक्ट से है, कारण और प्रभाव। ठीक है ना, देखो क्या कह रहा है, घटना ए दी हुई है कि तब्बू ने आत्मरक्षा करते हुए दुर्घटनावश निखिल की हत्या कर दी। और दूसरे में दिया गया है कि निखिल तब्बू को मारने के लिए उसके पास जा रहा था। तो हमें इसमें केवल ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी घटना पहले हुई है। ठीक है ना, जैसे मैं दूसरे में दिया है कि निखिल तब्बू को मारने के लिए उसके पास जा रहा था, और पहले में दिया है कि आत्मरक्षा करते हुए दुर्घटनावश उसने क्या है, निखिल की हत्या कर दी। तो पहले घटना क्या हुई थी कि निखिल तब्बू को मारने के लिए उसके पास जा रहा था, यानी कि ए क्या है, ए कारण है, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रभाव, या फिर मैं कहूं इफेक्ट। अब केवल क्या है, ऑप्शन को ढूंढना है हमें। कह रहा है घटना ए प्रभाव है, क्या घटना ए प्रभाव है, तो बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गया। ठीक है ना, सॉरी, यहां पे इसको करेक्ट कर लोगे। ए क्या है, ए इसका क्या है, कारण है, पहले हुई है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, मारने के लिए जा रहा था, तो जो घटना पहले हुई है वो कारण होगा, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका प्रभाव। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान देना है, बी क्या होगा, कारण, और ए क्या हो जाएगा, प्रभाव। अब केवल ऑप्शन को ढूंढना है। कह रहा है घटना ए प्रभाव है, तो बात सही है, ए प्रभाव है, लेकिन घटना बी इसका क्या है, तात्कालिक एवं मुख्य कारण नहीं है, मना कर रहा है, तो ये गलत हुआ। दूसरा दे रहा है घटना बी क्या है, प्रभाव है, तो बिल्कुल गलत बात कर रहा है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि घटना ए क्या है, घटना ए प्रभाव है, और घटना बी इसका क्या है, तात्कालिक मुख्य कारण है। तो बी क्या है, कारण है, ए प्रभाव है, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में। ठीक है ना, तो कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट काफी इजी टॉपिक है, केवल समझने की क्या जरूरत है कारण और प्रभाव में, कि जो घटना पहले हुई होगी वो उसका क्या होगा, कारण, और इफेक्ट प्रभाव क्या होता है, जो घटना बाद में हुई होगी। एकदम इजी टॉपिक है, केवल समझने की जरूरत है। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें दिया गया है कि 6 टीमों डीडी, एमआई, आरसीबी, केकेआर, आरआर और सीएसके की 2019 में उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर तुलना की गई है, और डीडी ने आरआर और आरसीबी से अधिक मैच जीते हुए हैं। रैंकिंग से क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, कह रहा है कि जो डीडी है, डीडी ने किससे, आरआर और आरसीबी से अधिक मैच जीते, अधिक मैच जीते हैं तो इसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक है ना, किससे, आरआर और आरसीबी से अधिक मैच जीते हैं, अधिक जीते हैं तो इसको ऊपर रख लो। और आगे क्या कह रहा है, लेकिन एमआई तथा सीएसके से कम मैच जीते हैं, किससे, एमआई और सीएसके से कम मैच जीते हैं, तो नीचे रख लिया, सीधी सी बात है। आगे क्या कह रहा है कि केकेआर ने एमआई से अधिक मैच जीते हैं। ठीक है ना, केकेआर ने एमआई से अधिक मैच जीते हैं तो ऊपर चली जाएगा, ऊपर चला गया। ठीक है, अरेंज कर चुके हैं। एक और शर्त दी हुई है, लेकिन सीएसके से कम मैच जीते हैं,
किससे कम मैच जीते हैं? सीएसके से कम मैच जीते हैं। तो इसको हम अरेंज कर चुके हैं रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अब क्या कह रहा है, तो प्रश्न में पूछा है कि किसने सर्वाधिक मैच जीते हैं, तो सर्वाधिक ऊपर वाला होगा, तो जो कौन सा है वो है सीएसके, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रैंकिंग के क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है, आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ओपी, ठीक है ना, क्या है, OPIOIP, OPPIOP को क्या लिखा है, क्या लिखा है, OIPO PIOPOPI। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि WFKFKWKW को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हो, तो आपको मैंने एक पैटर्न बताया होगा। कौन सा पैटर्न? जैसा कि आपको जो कोड में दिया गया है, कोड में जो लेटर दिए गए हैं वही सारे के सारे लेटर किस में है, डिकोड में। तो वही इस चक्कर में मत पड़ जाना कि आप एक जोड़ने लग जाओ, दो घटाने लग जाओ, तीन जोड़ने लग जाओ। जो भी आपको कोड में लेटर नजर आ रहे हैं वही किस में लेटर है, वही डिकोड में लेटर है। तो यानी कि क्या है, ये आपका पैटर्न है वो है पोजीशन बेस्ड। क्या है, पोजीशन बेस्ड, यानी केवल अक्षरों की क्या है, पोजीशन बदली होगी, वही हमें पोजीशन पहचाननी है। अब देखो डिकोड में कहां से स्टार्ट हो रहा है, OIP कहां से स्टार्ट हो रहा है, OIP से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो OIP से कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये यहां पे आ गया IPOPPIOP, और बाद में फिर कहां से OPI। लॉजिक मिल गया, ठीक है। यानी कि केवल 3 अक्षर छोड़े गए हैं, बाकी सीधे से अरेंज कर दिए। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ पर अरेंज कर देंगे, 3 अक्षर छोड़ देंगे, कहां से स्टार्ट कर देंगे, इसको F से स्टार्ट कर देंगे। अब F से सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं, F के बाद क्या आएगा, F के बाद आएगा K, K के बाद W, W के बाद K, और K के बाद W, और W के बाद F, F के बाद फिर F, फिर W और K, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा WFK। क्या आ जाएगा, WFK। अब इस तरीके देखो कौन सा ऑप्शन है, लास्ट में WFK है, इसमें है बी ऑप्शन में, बिल्कुल भी नहीं। WFK है, WFK बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, WFK है बिल्कुल भी नहीं। बच्चा कौन सा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है आप पूरे ही ऑप्शन को चेक करो। तो इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हो। देख पा रहे होंगे FK WK WFF एकदम सही मैच है, ठीक है ना। अब बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है कि यदि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित छोटे घनों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड, कौन सा पढ़ा होगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड, और ये आप पढ़ोगे मेंसुरेशन में भी। लेकिन मेंसुरेशन में आपसे क्या पूछेगा, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण वगैरह। लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका अलग रहता है। अब क्या तरीका रहता है, कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाला जो बड़ा घन है, ठीक है ना, उसको 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया गया, विभाजित कर दिया। तो इससे कह रहा है कि काटने के बाद जो छोटे छोटे घन है वो हमें टोटल कितने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू निकालते हैं, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, तो कितना हो जाएगा, छोटे की 4 है, बड़े की 20 है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। और टोटल क्यूब्स पूछे, हमें क्या पूछा है, टोटल क्यूब्स पूछे हैं, टोटल क्यूब्स, यानी कि मैं कहूँ कुल घन। तो कुल घन कैसे निकालेंगे, कुल घन होता है हमारा n का क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n का क्यूब करोगे तो n की वैल्यू है यहाँ पे 5, और 5 का क्यूब करोगे तो कितना मिल जाएगा, 125, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 125। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर पाए होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है, एनालॉजी से आपका क्वेश्चन है, कह रहा है नेपोलियन अनुपात फ्रांस, नेपोलियन रेशियो फ्रांस और क्रिस्टोफर का किससे संबंध है। तो ध्यान देना, जो नेपोलियन का फ्रांस से संबंध है वही संबंध हमें बताना है कि क्रिस्टोफर का किससे होगा। अब मैं बात करूं नेपोलियन, तो भाई ये फ्रांस क्या है, एक देश है, तो नेपोलियन कहां का निवासी था,
तो फ्रांस का निवासी था। ऐसे ही मैं बात करूं, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो कहां का निवासी था, तो ये कहां का निवासी था, ये था अमेरिका का निवासी। या फिर मैं बात करूं अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कहां से आया था, अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, अमेरिका। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से ही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको दिया गया है कि ए एम एफ एम ए डबल एफ सॉरी एफ डबल ए, इसको कोड किया गया है एफ एम एफ डबल ए ट्रिपल ए एम। तो सबसे पहले हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा। मैंने अभी जस्ट आपको बता के आया हूं पिछले ही प्रश्नों में, जब भी आपको जो कोड दिया गया है सारे के सारे लेटर डिकोड में हो, तो केवल क्या है, हमें उसकी क्या चेक करनी है, उसकी चेक करनी है हमें पोजीशन। ये मत करना कि आप लोग उसमें जोड़ते घटाते रहो कि एक जोड़ रहा है दो घटा रहा है। और सबसे पहले अक्षरों को पहचानना है। तो देखो ये कहां से स्टार्ट हुआ है, ये दो लेटर छोड़ दिए हैं इसने और स्टार्ट कर दिया एफ एम एफ ए और बाद में ए एम रख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको डिकोड कर देंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, डी ए डी ओ डी ए, ठीक है ना, इतना तो हमें वैसा के वैसा ही लिखना है, डी ए डी ओ डी ए डी ओ। इसमें है डी ए डी ओ, बिल्कुल भी नहीं। डी ए डी ओ है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, खत्म। जरूरी नहीं है कि पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करूं। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा है कि 2.47 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, इसको हमें तोड़ना है 2.47 घंटों को किसमें, घंटे मिनट और सेकंड में। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं घंटे मिनट और सेकंड में। जैसे दिया है 2.47 2.47, तो यहाँ पे घंटे कितने हो जाएंगे, तो 2 तो घंटे हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 आवर्स। ठीक है, अब ये बचा कितना 0.47, तो 0.47 को पहले से इसका पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना आ जाएगा 100। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे हम 60 से, तो 60 से यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 से भाग करूंगा तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब मैं 47 से गुणा कर लूंगा 3 का। ठीक है ना, तो 4 7 21 बचा 2 हासिल, और 4 3 12 12 और 2 कितना हो गया 14। अब 14 141 को मैं 5 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10 बचा 4 हो गया 41, और 5 अट्ठे 40, कितना हो गया 5 अट्ठे 40, बचा कितना 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.1, 1 तो नहीं जाएगा, अब 1 में यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो भाग टूटी बिंदी, और 5 दूनी 10, तो यानी कितना आ जाएगा 28.2। अब यहाँ पे 28.2 में ये 28 क्या निकल के आ गई, 28 निकल के आ गई मिनट, क्या निकल के आ गई 28 मिनट निकल के आ गई। अब बचा यहाँ पे क्या बचा भाई 0.2। अब 0.2 को और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 0.2 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 10, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा 60 से गुणा। तो यहाँ पे मैं 0 से इसको 0 हटा दूंगा, तो 6 दूनी 12, ये क्या आ जाएंगी सेकंड। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है 12 सेकंड। बाकी सारा कैलकुलेट हो चुका है, यानी कि 2 घंटा 28 मिनट और 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है ना, तो उम्मीद है ये कन्वर्ट वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, आपके रेलवे एग्जाम से में घंटे को मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं इससे आगे, तो यहाँ पे जो भी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये शायद आपका 1 अप्रैल 2021 का एनटीपीसी का CBT 1 का क्वेश्चन पेपर था, जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप जो है इजीली कर पाए होंगे। तो जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहें, और जो भी हमारे साथ नए छात्र जुड़े हुए होंगे वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे, और नोटिफिकेशन भी जो है बेल ऑन कर दें, जिससे क्या है आगे आने वाली जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ में जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। धन्यवाद।